और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के सेकंड स्ट्रेन पर कोरोना कर्फ्यू के दौरान काफी प्रभावी असर होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक की और बैठक के बाद कोरोना कर्फ्यू और बढ़ाने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश में अब 24 मई की सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक सेवाओं को छूट मिलती रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर संपूर्ण मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट मंत्री के साथ राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री भी शामिल थे। इसके साथ ही सरकार ने सभी पंजीकृत पटरी दुकानदारों को आर्थिक सहायता के रूप में 1000 रुपए देने का भी निर्णय लिया। इन सभी को प्रदेश सरकार 3 महीने का राशन भी देगी। कैबिनेट मीटिंग में यूपी ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन योजना 2021 को भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने सभी कोविड संक्रमितों का उत्पीड़न रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत संक्रमितों से अधिक वसूली करने वाले अस्पतालों को 3 वर्ष तक के लिए सील कर दिया जाएगा। अगर किसी से भी शिकायत मिली कि किसी प्राइवेट अस्पताल ने निर्धारित दर से अधिक वसूली की है तो अस्पतालों का लाइसेंस भी निरस्त होगा। सूबे में कोरोना से निपटने के लिए तैयारियां तेज और सख्त कर दी गई हैं। अब कोरोना फ्रंट पर होगी नोडल अधिकारियों की टीम। यूपी में फिर से नोडल अफसरों की नियुक्ति होगी। इसमें सीनियर और मिड लेवल के नोडल अफसरों की तैनाती होगी। इसी क्रम में 59 आईएएस अफसरों को 75 जिलों का चार्ज मिलेगा। सीनियर आईएएस को 2-2 जिले आवंटित होंगे, जो कोरोना के मामलों की निगरानी के साथ ही तैयारियों पर भी निगाह जमाए रहेंगे। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में 3 प्रभारी निरीक्षकों का ट्रांसफर किया गया है। ब्रिजेश सिंह प्रभारी निरीक्षक गोसाईगंज को पुलिस लाइन भेजा गया है। अमरनाथ वर्मा प्रभारी निरीक्षक हसनगंज से प्रभारी निरीक्षक गोसाईगंज बनाए गए हैं, तो यशवंत अतिरिक्त निरीक्षक अपराध थाना विकासनगर से प्रभारी निरीक्षक हसनगंज बनाए गए हैं। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए महकमे में हुए ये आमूलचूल परिवर्तन बेहद खास हैं। खबर संभल से है। अरुणाचल प्रदेश में शहीद हुए संभल के आईटीबीपी जवान प्रदीप रावत को सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी है। साथ ही प्रदीप रावत के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। सीएम योगी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से यह घोषणा की है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ड्यूटी के दौरान पेट्रोलिंग करते वक्त बर्फीली पहाड़ी से फिसलकर जवान प्रदीप यादव शहीद हुए थे। पंजाब के एकमात्र मुस्लिम बाहुल्य शहर मलेरकोटला को जिला बनाने की घोषणा की गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ईद के मौके पर यह घोषणा की है। पंजाब के मुख्यमंत्री को इस घोषणा का विरोध भी शुरू हो गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैप्टन के इस फैसले को कांग्रेस की विभाजनकारी नीति का परिचायक बताया है। पंजाब के मुस्लिम बहुल शहर मलेरकोटला को जिला बनाने की घोषणा करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि ईद के शुभ मौके पर मुझे ये साझा करते हुए खुशी हो रही है कि मेरी सरकार ने मलेरकोटला को नया जिला बनाने का फैसला किया है। मलेरकोटला पंजाब का 23वां जिला होगा। कैप्टन अमरिंदर ने मलेरकोटला को ऐतिहासिक महत्व वाला शहर बताया है। कैप्टन ने कहा कि मैंने आदेश दिया है कि तत्काल किसी ऐसी जगह की तलाश की जाए जहां जिला प्रशासन का दफ्तर बनाया जा सके। कैप्टन अमरिंदर सिंह की इस घोषणा पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी आपत्ति जताई है। योगी ने शनिवार को ट्वीट कर कहा, मत और मजहब के आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद भारत के संविधान की मूल भावना के विपरीत है। इस समय पंजाब में मलेरकोटला जिला का गठन किया जाना कांग्रेस की विभाजनकारी नीति का परिचायक है। पंजाब के संगरूर जिला मुख्यालय से मलेरकोटला की दूरी 35 किलोमीटर है। कांग्रेस ने चुनाव के दौरान इस शहर को जिला बनाने का दावा भी किया था।
मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मलेरकोटला में 500 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की। इन पैसों से मेडिकल कॉलेज, एक महिला कॉलेज, एक नया बस स्टैंड और महिला पुलिस स्टेशन बनाने की घोषणा की गई। अब देखना ये होगा कि विरोध के स्वर उठने पर पंजाब सरकार के फैसले में कोई बदलाव आता है या फिर कैप्टन अमरिंदर अपने फैसले पर अडिग रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7 रायपुर। मुख्यमंत्री लगातार ग्राउंड जीरो पर खुद कमान संभाले हुए हैं। रविवार को सीएम 3 जिलों के आकस्मिक दौरे पर रहेंगे, जिसमें गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ जिले शामिल हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आकस्मिक दौरे को लेकर अधिकारियों को लखनऊ से सूचना मिल गई है। सीएम के दौरों को देखते हुए जिले में पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयारी में जुट गया है। प्रदेश में चल रहे मुख्यमंत्री के आकस्मिक दौरे के बाद कार्यालय छोड़कर अधिकारियों ने गांव का रुख करना शुरू कर दिया है। पूरा फोकस जिले में कोरोना संक्रमण से बदहाल हुई स्थिति को संभालने पर है। सीएम लगातार ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर खुद हालातों का जायजा ले रहे हैं और अस्पताल भी पहुंचते हैं, मरीजों से बातचीत करते हैं, वहीं जो स्टाफ रहता है उसे भी दिशा निर्देश देते हैं और ये भी कहते हैं कि अगर कहीं पर कोई कमी पाई गई तो सरकार को भी आपको सूचित करना है, लेकिन अगर इसके बाद भी व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती है तो जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और कल भी सीएम का 3 जिलों का दौरा होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नोटिस के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सूबे में नदी किनारे उतराते मिल रहे शवों का अंतिम संस्कार कराने के लिए कई सख्त कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग को एसडीआरएफ और पीएसी की जल पुलिस वाहिनियों को लगाकर प्रदेश की सभी नदियों की पेट्रोलिंग कराने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कहीं भी परंपरा के नाते शवों को नदियों में बहाने से रोके जाने का भी निर्देश है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना है कि सीएम योगी के निर्देशों के बाद 7 जिलों में एसडीआरएफ की एक कंपनी मुस्तैद की गई है, जबकि कई जिलों में पहले से जल पुलिस की तैनाती पहले से ही थी। एडीजी के अनुसार गोरखपुर, वाराणसी, गाजीपुर, उन्नाव, कानपुर और हमीरपुर में एक कंपनी एसडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है, एसडीआरएफ और पीएसी की टीम नदियों पर पेट्रोलिंग करेगी। दरअसल लगातार यमुना से, गंगा से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही थी जहां पर शव जल प्रवाहित किए जा रहे थे। आशंका यह भी थी कि इनमें से जो अधिकतर शव हैं वो कोरोना संक्रमित मरीजों के हैं, जिनकी मौत होने के बाद उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया और जल प्रवाहित कर दिया गया। वहीं कुछ जगहों पर जब नदी का बहाव कम होता था तो शव किनारे लग जाते थे और काफी दहशत का माहौल स्थानीय लोगों में भी बन जाता था, क्योंकि संक्रमण का खतरा भी उन्हें रहता था। कुछ जगहों पर ऐसी भी तस्वीरें आई जहां कुत्तों ने इन्हें नोचा है और मुख्यमंत्री ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है। काफी गंभीरता इस पूरे मामले में दिखाई है और ये निर्देशित किया है कि अब एसडीआरएफ और पीएसी की जो टीमें होंगी वो शवों की नदियों से बहाने को रोके जाने पर भी काम करेंगी और लगातार नदी की सतह पर वो पेट्रोलिंग भी करेंगी कि कहीं इस तरह की घटना ना हो, कोई भी इन शवों को प्रवाहित ना कर पाए जल में। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गंगा नदी में लाशें मिलने का सिलसिला नहीं थम रहा है। गंगा में अभी भी लोगों की लाशें तैरती हुई मिल रही हैं। इसी क्रम में यूपी के कानपुर में अधिकारियों ने गंगा घाट का जायजा लिया। जायजा लेने के दौरान अधिकारियों ने लोगों से शव को दफनाने और प्रवाहित न करने की अपील की है। आपको बता दें कि लोगों के अधिक संख्या में मौत होने पर लोग शवों को गंगा किनारे दफना दे रहे थे, जिसको लेकर सीएम योगी ने भी लोगों से शवों को नहीं दफनाने की अपील की है। पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह पर मुकदमा दर्ज हुआ है। यह मुकदमा गंगा में तैरती लाशों को लेकर किए गए ट्वीट पर दर्ज हुआ है। सूर्य प्रताप सिंह के ट्वीट को उन्नाव पुलिस ने भ्रामक पाया था। दूसरी तरफ दर्ज हुए इस मुकदमे पर खुद पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने कहा है कि आज मेरे ऊपर गंभीर धाराओं में एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। उन्नाव पुलिस का कहना है कि तैरती लाशों पर मेरे द्वारा किया गया ट्वीट भ्रामक है। योगी जी ने 2 दिन में लगातार 2 मुकदमे तोहफे में दिए हैं। ये यूपी मॉडल की पोल खोलने का इनाम है। आपको बता दें कि पूर्व आईएएस ने तैरती लाशों पर निशाना साधते हुए लगातार एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए थे। जिला कारागार चित्रकूट में मारे गए तीनों कैदियों के शवों का पोस्टमार्टम किया जा चुका है। जेल के अंदर कैदी अंशुल दीक्षित ने जिस पिस्टल से गोली चलाई थी उस पिस्टल की फोटो भी मीडिया को मिल गई है। आपको बता दें कि मृतक कैदी महराज के शव का पोस्टमार्टम देर रात करके उसकी डेड बॉडी परिजनों को सौंप दी गई थी और मुकीम काला और अंशुल दीक्षित के शवों का पोस्टमार्टम शनिवार को किया गया है और डेड बॉडी लेने पहुंचे उनके परिजनों को दोनों के शव दे दिए गए हैं। सीओ सिटी शीतला प्रसाद पांडे ने बताया कि अभी तक शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। अब जो भी डॉक्टरों ने किया है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा, तभी कुछ कहा जा सकता है।
दूसरी डेड बॉडी है मुकीम उर्फ काला, इनका भी पीएम हो चुका है। इनके परिजन हमारे पास खड़े हुए हैं, इनको मीमांसा सुपुर्द कर दी गई है, एम्बुलेंस में है, प्राइवेट एम्बुलेंस है। ये लोग उनका वहन करेंगे, पैसा देंगे, ये पानीपत ले जाएंगे बताए हैं, ये अपना ले जा रहे हैं उनके परिजन और वहाँ अपना अंतिम संस्कार करेंगे। शेष एक और जो रही उनकी अंशु दीक्षित, उनके परिवार भी आ गए हैं, उनका भी पीएम हो जाएगा, उन्हें भी सिलेक्ट कर दिया जाएगा। जैसा निमारमा जैसा कहेंगे तो जहाँ चाहेंगे, जहाँ पर अंतिम संस्कार करना चाहेंगे वहाँ वो भी ले जाएंगे अपना। कहर बरपा रही कोरोना की दूसरी लहर। जी हां, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण ने प्रदेश में जहां अप्रैल के अंतिम हफ्ते तक जमकर कहर बरपाया था, वहीं अब इसकी गति धीमी पड़ने लगी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट के फॉर्मूले के साथ ही कोरोना कर्फ्यू का बड़ा असर रहा। अब उत्तर प्रदेश में एक्टिव केस काफी नीचे आते जा रहे हैं। प्रदेश में अब एक्टिव केस 1,77,643 हो गए हैं। बीते 24 घंटे में 12,547 लोग मिले हैं संक्रमित। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 281 लोगों की मौत हुई है। उनके साथ ही 28,404 लोग संक्रमण से मुक्त भी हो गए हैं। सूबे में मासूमों के कोरोना की जद में आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। मथुरा के शिशु गृह के बाद अब अगला मामला कुशीनगर से सामने आया है। शनिवार को कोरोना वायरस से संक्रमित हुए लोगों की सूची में 1 से 9 साल के मासूमों की संख्या भी दर्ज हुई है और ये संख्या डरा रही है। 18 बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं और इन बच्चों की संख्या जिले से कोरोना वायरस की जद में आए मासूमों की संख्या का लगभग 6% है। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में एडमिट सांसद आजम खान की स्थिति में अभी कुछ ज्यादा सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। मेदांता हॉस्पिटल ने आजम खान का हेल्थ बुलेटिन जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि आजम की स्थिति स्थिर और संतोषजनक है। उन्हें अभी 4 से 5 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत है। क्रिटिकल केयर टीम की कड़ी निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि सपा सांसद आजम खान को सीवियर कोविड इन्फेक्शन के कारण आईसीयू में रखा गया है, जहां उनका इलाज सीवियर इन्फेक्शन डिजीज प्रोटोकॉल के तहत किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के एडीजी एलओ प्रशांत कुमार का बयान सामने आया है, जिसमें एडीजी बता रहे हैं कि पुलिस लाइन में कोविड केयर सेंटर की स्थापना हुई है और कुछ जिलों में पुलिस लाइन में जगह न होने पर बाहर व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि पूरे राज्य में 2,993 बेड कोविड मरीजों के लिए बनाए गए हैं, जिसमें से 299 बेड ऑक्सीजन युक्त हैं। कोविड केयर सेंटर की स्थापना की गई है, जिनमें कुल 45 ऑक्सीजन युक्त सहित 628 बेड की सुविधा है। इसी प्रकार जीआरपी द्वारा 107 बेडों तथा प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा 236 बेडों का कोविड केयर सेंटर संचालित किया जा रहा है। वर्तमान समय में कोरोना बीमारी से निपटने के लिए जहां शासन के द्वारा सभी उपयुक्त किए जा रहे हैं, वहीं कतिपय समाजद्रोही इस आपदा के समय में भी जीवन संरक्षक औषधियों, ऑक्सीजन सिलेंडरों तथा चिकित्सीय उपकरणों की कालाबाजारी जैसा घृणित कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा शासन के निर्देशानुसार ऐसे अपराधियों पर लगातार कार्रवाई करते हुए अब तक कुल 160 व्यक्तियों को गिरफ्तार। कोरोना संकट के बीच म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस ने चिंता और बढ़ा दी है। बीते दिनों मामले को संज्ञान में लेते हुए सीएम योगी ने विशेषज्ञों से इस पर रिपोर्ट देने को कहा था। इसी क्रम में आज ब्लैक फंगस को लेकर यूपी सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में वरिष्ठ डॉक्टर ने ब्लैक फंगस से बचने के तरीके बताए हैं। केजीएमयू ने ब्लैक फंगस मरीजों को लेकर जानकारी साझा की है। केजीएमयू में अभी तक ब्लैक फंगस के 13 मरीज भर्ती हुए हैं। इनमें से अभी तक 7 मरीज कोविड ग्रसित हैं। साथ ही 5 रोगी पोस्ट कोविड वार्ड में भर्ती हैं। 1 मरीज आईसीयू में भर्ती है, जिसका ऑपरेशन भी हुआ है और अभी तक केजीएमयू में ब्लैक फंगस के किसी भी रोगी की मौत नहीं हुई है। अलीगढ़ के गांव बढ़ारी में 24 घंटे के भीतर 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतकों को बुखार और सांस लेने में परेशानी हो रही थी। गांव में हो रही लगातार मौतों को जब मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया तो प्रशासन हरकत में आया।
गांव में जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम को रवाना कर दिया गया। जब स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंची तब तक 2 और लोगों की मौत का मामला सामने आ गया। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में मृतक लोगों को परिजनों के सैंपल लिए। वहीं स्वास्थ्य विभाग की देरी और लापरवाही को लेकर गांव में आक्रोश भी है। गांव में यहाँ पे कोई लक्षण युक्त, जैसे हमारी आशा बहन जी बता रही है कि लक्षण युक्त कोई है तो उनकी सैंपलिंग करेंगे और उनको लिए ट्रीटमेंट, जो कोरोना किट है वो बांटी जाएंगी। ट्रीटमेंट में जो हमारे MOIC सर से जो मिली हुई हैं हमारे लिए जो किट मिली हुई हैं वो किट बांटी जा रही हैं। किट में जो है काफ़ी तरह की दवाइयाँ हैं, एजिथ्रोमाइसिन है, पैरासीटामोल है, लिवोसेट्रिजिन है और जो है कैल्शियम है, जिंक है, बी कॉम्प्लेक्स है, आइवरमेक्टोल है। वो सारी दवाइयाँ हैं इसमें किट में जो कि हम दे रहे हैं लोग बागों के लिए। जहां प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर अफरा तफरी मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ सांसों को थामने ऑक्सीजन एक्सप्रेस गोरखपुर पहुंच गई है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस दुर्गापुर से चलकर 40,000 मैट्रिक लिक्विड ऑक्सीजन लेकर पहुंची है। ऑक्सीजन के पहुंचने के बाद यह माना जा रहा है कि जिले में ऑक्सीजन को लेकर हो रही किल्लत कुछ दिनों के लिए स्थिर हो जाएगी। 40,000 मैट्रिक लिक्विड ऑक्सीजन को RK और मोदी प्लांट को आधा आधा ऑक्सीजन वितरित की जाएगी। वहीं अस्पतालों में ऑक्सीजन के पहुंचने के बाद मरीज राहत की सांस ले पाएंगे। तो आपको बता दें कि ऑक्सीजन की डिमांड लगातार गोरखपुर में बढ़ती जा रही थी और ऑक्सीजन की नई खेप अब गोरखपुर पहुंच चुकी है। इससे कहीं न कहीं कुछ मरीजों को रियायत मिलने की उम्मीद भी जागी है। 40,000 मैट्रिक लिक्विड ऑक्सीजन लेकर पहुंची है एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश के संभल में लोग जमकर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। लॉकडाउन होने के बावजूद भी सड़कों पर घूम रहे हैं। ऐसे में पुलिस लोगों के खिलाफ शिकंजा कस रही है। कहीं पर लोगों को मुर्गा बना रही है तो कहीं लाठियां भांज रही है, लेकिन फिर भी लोगों में न कोरोना का डर है और न ही पुलिस का। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। धारा 188 के तहत अब तक 120 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 6,000 लोगों का चालान भी कट चुका है। लॉकडाउन है, कोरोना कर्फ्यू का विस्तार किया गया है मई के अंतिम सप्ताह तक और कहीं न कहीं प्रशासनिक अमला भी मुस्तैद है। बावजूद इसके लोग तरह तरह की बहानेबाजी करते हुए संक्रमण के भय से महरूम होकर घूमते हुए सड़कों पर नजर आते हैं। हालांकि चालानी कार्रवाई भी इस दौरान जारी है। कुछ जगहों पर पुलिस लोगों को समझाइश भी देती है, लेकिन इसके बावजूद लोगों के घूमने का जो सिलसिला है वो नहीं थम रहा है। बेवजह ही लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। कर्फ्यू इस समय लागू है, उसके पालन के लिए पुलिस के द्वारा हर एक थाने में तथा जो कस्बे और हमारे यहाँ के बाजार हैं वहाँ पर लगातार प्रिवेंटिव कार्रवाई की जा रही है। अभी तक लगभग 120 मामलों में धारा 188 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और करीब 6,000 लोगों का चालान किया गया है। मैं जनता से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग कोरोना महामारी के विरुद्ध इस लड़ाई में समाज व पुलिस का साथ दें। बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें और जब बहुत ही जरूरी हो तभी बाहर जाएं। जिन लोगों को आवश्यक कार्य हैं वो उस कार्य का प्रमाण जैसे कि दवा की पर्ची अथवा अन्य इस तरह के डॉक्यूमेंट साथ लेकर चलें। कोरोना वायरस जैसी महामारी में गरीब वर्ग के लोगों का जीवन मुश्किल में पड़ जाता है। रोजगार का अभाव घर चलाने में दुश्वारी भी खड़ा करती है। ऐसे में राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम में रहने वाले समाज सेवक अमित त्रिपाठी अपनी जान को खतरे में डालकर लोगों को हर सुविधा मुहैया करा रहे हैं। जब से लॉकडाउन लगा है तब से ही अमित त्रिपाठी लगातार लोगों के घर घर जाकर दवा और भोजन पहुंचा रहे हैं। अमित खुद 2 बार कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, लेकिन लोगों की मदद लगातार कर रहे हैं। निगेटिव आया उसके बाद से लगातार जब हम और हमारे साथी जो आप देख रहे हैं, इन लोगों ने तय किया कि अब हम लोग सड़क पर उतरकर ये काम करेंगे कि जो घर घर में जो पेशेंट हैं उनको कैसे खाना पहुंचाया जाए, या जो जमीन में तीमदार हैं, जैसे घर के बाहर, जैसे हॉस्पिटलों में कोविड पेशेंट के साथ कोई पेशेंट है या जो मरीज हैं लाइन में लगे हुए हैं, उनको कैसे खाना प्रोवाइड किया जाए उसकी चिंता की गई। इसलिए हम लोगों ने एक किचन की भी शुरुआत की हुई है। वो किचन का काम ये है कि जो जैसे रिक्शे वाले हो गए, रेहड़ी पटरी वाले, मजदूर हो गए, गरीब हो गए, उनको उस किचन से खाना जाता। और बाकी जो कोविड के पेशेंट हैं जो घर में कैद हैं उनको खाना हम साथियों के घरों से जाता है। और ऐसे 54 परिवार ऐसे हैं जिनको प्रत्येक दिन हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता या साथियों के घर से रोज खाना जाता है। यूपी के वाराणसी से कोरोना महामारी के बीच संक्रमितों को कोरोना से लड़ने के लिए उनके हौसलों को हिम्मत और ताकत देने की एक तस्वीर आई है। दरअसल वाराणसी एक अस्पताल में ब्लड कैंसर से पीड़ित 4 साल के बच्चे ने कोरोना को मात दी है। देखिए निराशा के इस दौर में हिम्मत देती ये रिपोर्ट।
देश भर में कोरोना संक्रमण से हाहाकार मचा हुआ है। चारों तरफ अफरा तफरी और परेशानी है। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो किसी को बेड, हर तरफ सिर्फ निराशा। लेकिन इसी बीच यूपी के वाराणसी से एक ऐसा वीडियो सामने आया जो आपके हिम्मत और हौसले को मजबूत करेगा और पैदा करेगा एक बार फिर से जीने का जज्बा। तस्वीर वाराणसी के होमी भाभा कैंसर अस्पताल से आई है, जहां अस्पताल में कोरोना वायरस से संक्रमित एक 4 साल का मासूम बच्चा, जिसकी रिपोर्ट अब नेगेटिव आ गई है। और रिपोर्ट नेगेटिव आते ही अस्पताल के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ खुशी से झूम उठे। सभी ने बच्चे के साथ मिलकर नाचते गाते हुए खुशियां सेलिब्रेट की। वीडियो में बच्चे को डांस करते देख वार्ड में एडमिट अन्य कोविड मरीजों के भी हौसलों में पंख लग गए और सभी ताली बजाने लगे। बाबा आप भी करो, करो करो करो। आपको बता दें कि इस बच्चे के ब्लड कैंसर से पीड़ित होने की वजह से इसको एडमिट किया गया था, लेकिन एक हफ्ते पहले बच्चे और उसकी मां की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तो दोनों को कोविड वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन सिर्फ एक हफ्ते में ही बच्चे ने कोरोना को मात दे दी। फिर क्या था, कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आते ही सारा मेडिकल स्टाफ खुशी से झूम उठा। बच्चे की ये तस्वीर हमारे हौसले को मजबूत करती है और हमें सिखाती है कि बिना हार माने हमें लड़ते रहना चाहिए। हमें लड़ते रहना है अपनी जिंदगी के लिए, अपनों के लिए और अपने सपने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। करो 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 करो। खबर अलीगढ़ से है, जहां राशन की हेराफेरी का मामला सामने आया है। दरअसल गरीबों को बांटे जाने वाले राशन के 250 क्विंटल चावल पुलिस ने जब्त किए हैं, जिसके बाद पुलिस ने खाद्य विभाग की मदद से जांच के साथ ही कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि तहसील खैर क्षेत्र से दिल्ली लेकर जा रहे कालाबाजारी के राशन के चावल से भरा ट्रक कोतवाली क्षेत्र में पकड़ा गया है। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है। सूचना मिली है कि राशन का चावल एक ट्रक में लाद के और वो ट्रक यहाँ खैर में एक ढाबे पर खड़ा है। मैंने तत्काल इंस्पेक्टर को बताया, इंस्पेक्टर ने ट्रक को अपने कस्टडी में ले लिया और मैं सप्लाई इंस्पेक्टर से उसकी जांच करा रहा हूँ। जांच में प्रथम दृष्टया यही मिला है कि वो चावल फिरोजाबाद की किसी एजेंसी से दिल्ली को भेजा जा रहा है। मुझे अभी सप्लाई इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट दी है इस आशय की कि साहब उसने जो कागज दिखाया उसके मुताबिक फिरोजाबाद से माल दिल्ली जा रहा है। मैंने उस पर निर्देशित किया है कि इस जो कागजात प्रस्तुत किए गए हैं इनकी वैधता की और सत्यता की पूरी जांच कर लीजिए और जांच करके रिपोर्ट कीजिए। गाजीपुर की बात करेंगे, जहां से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कांस्टेबल ने अपने ही परिवार पर हमला कर दिया और पत्नी समेत 5 बच्चियों को घायल कर दिया। हमले में जिसमें 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि अस्पताल जाते वक्त पत्नी की मौत हो गई। वहीं हमलावर कांस्टेबल ने भी ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि कांस्टेबल ने हमला करने के बाद खुद एम्बुलेंस बुलाकर पूरे परिवार को अस्पताल भेजाया, उसके बाद ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब का व्यापार और उससे लोगों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। आजमगढ़ के बाद जौनपुर में भी जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो गई। जिले में दूसरे दिन शराब पीने से 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर हालत में मिले। दोनों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। सूचना मिलते ही एसडीएम राजेश कुमार वर्मा मौके पर पहुंचे। एसडीएम का कहना था कि सभी लोगों की सांसें फूलने के लक्षण आ रहे थे, जबकि जिला अस्पताल के डॉक्टर अशोक कुमार के मुताबिक रजिस्टर से अल्कोहलिक टॉक्सिकेशन से मौत का जिक्र है। 4 बटी है 4। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।